नमस्ते बच्चों, मैं मीरा अंबुरे अपने हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 9वीं कक्षा का जो तीसरा पार्ट है, तुम कब जाओगे अतिथि, यह सीखेंगे। ये जो पार्ट है शरद जोशी का है। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लगे। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं किसी बहाने, परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लिया, तिलस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। इनके जो दो नाटक हैं, एक था गधा और दूसरा है अंधों का हाथी। इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा था, कमलमुख बीए। प्रस्तुत पाठ में तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसी व्यक्तियों की खबर ली जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं, फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेज़बान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े। तो यहाँ पर देखते हैं अभी पाठ, तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ, तुम जानते हो ना। अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोज चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि लेखक के घर पे हम अभी देखिए, हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम उसका आतिथ्य सत्कार अच्छे से करते हैं, पर वह अगर हमारे घर पे 1 दिन रहे, 2 दिन रहे तो हमें ठीक लगता है, और वह ज़्यादा दिन हमारे यहाँ पर रहे तो हमें क्या होता है, उसके हम जाने के क्या करते हैं, राह देखते, हमें वह अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा दिन मेहमान हमारे घर में रहे। उसी तरह लेखक को यहाँ पर अतिथि जो है वो बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है, तो लेखक को लगता है कि वह यहाँ से जल्दी से चला जाए। इसी पर यह पाठ आधारित है। यहाँ पर लेखक कहते हैं अतिथि को मन में कहते हैं, क्योंकि हम अतिथि कितना भी बुरा हो या कुछ भी हो, हम उसके सामने बुरा नहीं कह सकते, या हम उसके सामने कुछ भी बुरा नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारा आगमन यानी क्या, आना। तुम यहाँ पर आ गए हो और तुम आकर यहाँ पे तुम्हें 4 दिन हो गए हैं, तो हमारे मन में अभी यह बार यह प्रश्न घुमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि तुम जो निसंकोच होकर हमारे घर में सिगरेट फूंक रहे हो, बैठे हो, तो यहाँ जो बैठे हुए हो तो तुम्हें सामने लटकाया हुआ दीवार पर एक कैलेंडर है, वो दिखाई नहीं देता है क्या। उसको देखो और देखो कि तुम कितने दिन हो गए हो यहाँ पर आए हुए हो। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि तुम्हें नम्रता यानी क्या, नत होने का भाव, स्वभाव से और नरमी से होना, यानी नम्रता से मैं क्या कर रहा हूँ, नम्रता के साथ ये जो कैलेंडर है इसकी क्या कर रहा हूँ, तारीखें मैं बदल रहा हूँ, पर तुम्हारा ध्यान इस कैलेंडर की तरफ जा ही नहीं रहा है। मुझे आशा है कि तुम इस कैलेंडर की तरफ देखो, इसीलिए मैं तुम्हें देखकर यह क्या कर रहा हूँ, तारीखें बदल रहा हूँ। अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। यहाँ पे लेखक तंग आ गए हैं, क्योंकि
यहाँ पे जो अतिथि है वो 4 दिन रह चुका है और चौथे दिन है। लेखक कहते हैं कि ये तुम्हें हिसाब लगाना नहीं आता है क्या, तुम्हें गिनती नहीं आती है क्या, ये तुम्हारा सतत चौथा दिन है और तुम हमारे घर पे अभी कितने दिन रहोगे, ऐसा लेखक मन में कहते हैं। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। लेखक को लग रहा है अभी तुम कब जाओगे, पर तुम्हारा कोई मतलब तुम्हारा जाने का मन नहीं कर रहा है, शायद मन ही नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम जाने की तैयारी कर रहे हो। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद जो दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे, जो 2 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए थे वो कितनी लंबी यात्रा करके गए थे, फिर भी ये इतने दिन तक वह वहाँ पर नहीं रुके थे जितने दिन तक तुम हमारे घर में रुके हो। तुम तो छोटी सी यात्रा करके हमारे घर में आए हो और जो तुम्हारे जो चरण कमल है उन्होंने छाप हमारे घर पे अभी छोड़ दी है, अब तुम जा सकते हो। तुम्हारी जो अतरंग जो निजी संबंध मुझे स्थापित कर लिया है, यानी तुम्हारे जो गहरा संबंध है, निजी अतरंग संबंध यानी क्या, तुम्हारी जो गहराई से संबंध है तुम्हारी, वो क्या हो गया है, हमारे साथ अभी हो गए हैं अच्छे से। अब तुमने क्या किया करना चाहिए, तुमने वापस लौट जाना चाहिए। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो, अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए ये उच्च समय है अर्थात हाई टाइम है, क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अभी तुम्हारा जाने का क्या है, सही टाइम है और उच्च टाइम है, इस टाइम पे ही तुम्हें जाना चाहिए। क्या तुम्हारा गांव घर जो है तुम्हें पुकारता नहीं है, तुम्हारी पृथ्वी तुम्हें पुकारती नहीं, इसका मतलब इसका अर्थ हुआ कि तुम्हारा घर जो है, तुम्हारा गाँव जो है तुम्हें क्या पुकारता नहीं है क्या। यहाँ पे निसंकोच होकर यानी संकोच रहित, बिना संकोच के, और नम्रता का अर्थ क्या है, नत होने का भाव, स्वभाव में नरमी का होना, और सतत यानी क्या, निरंतर, सतत यानी क्या, निरंतर, और अतिथ्य यानी अवभगत करना। यहाँ पर आगे है उस दिन जब तुम आए, उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात, उस दिन तो जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि हमने रात में भोजन का एक उच्च मध्यम वर्ग का डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब तुम हमारे यहाँ पे आए थे तो हमें तभी मेरा हृदय जो है अज्ञात आशंका से क्या हो गया था, धड़क उठा था कि अभी अंदर अंदर मुझे पता चल गया था कि मेरा खर्चा होने वाला है, मेरा बटवा काँप उठा था। बटवा काँप उठना क्या यानी क्या, खर्चा हो जाना। फिर भी मैंने तुम्हारा स्वागत जो है भीगी मुस्कुराहट के साथ किया था, आनंद से किया था। मेरी पत्नी ने भी तुम्हें झुककर सादर नमस्कार किया था और हमने खाने में भी अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग प्रकार की सब्जियां हैं, अलग अलग प्रकार के भोग जो तुम्हारे लिए बनाए थे। जैसे देवता को भोग चढ़ाया जाता है उसी तरह से अलग अलग सब्जियां बनाई थी। मैं खाने में मीठा भी बनाया था और इतना सब करने के बाद भी हमें आशा थी कि अभी तुम दूसरे दिन चले जाओगे, पर तुम नहीं गए अतिथि, तुम अभी भी हमारे यहाँ ही हो। इस सारे उत्साह और लगन के मूल की एक आशा थी कि आशा है कि क्या, आज आशा है कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन तुम अपने अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा
होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि दूसरे दिन भी तुम हमारे यहाँ रुके। हमें लग रहा था कि दूसरे दिन तुम रेल से निकल जाओगे। हमने तुम्हारी बहुत अच्छे से खातिरदारी की, मेहमान नवाजी की, तुम हृदय में वो सब लेकर चले जाओगे, पर हम तुम्हें क्या करेंगे, रुकने का आग्रह करेंगे, पर तुम नहीं रुकोगे अतिथि, और हमें लगा कि तुम दूसरे दिन चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तुम दूसरे दिन भी हमारे यहाँ ही रुके। फिर भी हमने दूसरे दिन भी तुम्हारा मुस्कान के साथ स्वागत किया। दूसरे दिन भी हमने क्या किया, तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाया। हमने जो दोपहर में तुम्हारे लिए खाना बनाया, उसको हमने लंच की गरिमा प्रदान की। और रात्रि हमने तुम्हें क्या किया, सिनेमा भी दिखाया दूसरे दिन। और सिनेमा दिखाने के बाद भी दूसरे दिन भी क्या हुआ, तुम यहाँ से नहीं गए। और इसके बाद भी हमें क्या लगा कि तुम हमें भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसी नहीं किया। भावभीनी विदाई यानी क्या? भावभीनी विदाई यानी प्रेम से ओतप्रोत। और छोर यानी क्या? किनारा, सीमा। मेहमान नवाजी यानी अतिथि संस्कार। आशंका यानी खतरा, भय, डर। अतरंग यानी घनिष्ठ, गहरा। और एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्री। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि तुम्हारी जो हमने मेहमान नवाजी की है, तो हमें लगा कि तुम क्या करोगे, भावभीनी यानी प्रेम से ओतप्रोत होकर तुम क्या करोगे, यहाँ से विदा लोगे, यहाँ से चले जाओगे, पर तुमने क्या किया, ऐसा नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे समीप पे एक बेला एकाएक को रबर की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। यहाँ पर अभी तीसरा दिन आ गया है। 2 दिन हो चुके हैं कि पूर्ण कि तुम यहाँ पर रुके हो, अभी तीसरा दिन आ गया है। तीसरे दिन तुमने कहा, हमें लगा तुम चले जाओगे, पर तुमने हमें कहा कि हाँ, तुम्हें धोबी को कपड़े देने हैं धोने के लिए। तब हमें एक अप्रत्याशित और एक मार्मिक चोट लगी। अप्रत्याशित यानी क्या? आकस्मिक। और मार्मिक यानी मर्मस्पर्शी चोट लगी कि अब तुम यहाँ पर ही, आज के दिन भी हम यहाँ पर रुकने वाले हो। तुम्हारे सामीप्य की वेला जो है एकाएक रबर की तरह खिंच जाएगी। सामीप्य यानी क्या? निकटता यानी समीपता, निकटता या समीपता। तो एकाएक इसकी क्या हो जाएगी, इसकी जो वेला है वो क्या, रबर की तरह खिंच जाएगी। ये रबर की तरह खिंच जाएगा। तो इसका मुझे अनुमान न था कि पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होते। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होते, वह क्या होते हैं, वह मनुष्य भी होते हैं। और अब तो लगने लगा है कि वो एक राक्षस भी होते हैं। हो सकते हैं तो किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, ऐसा लेखक ने वो अतिथि को कहा कि किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन में विश्वास पड़ रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं। मैंने कहा, अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। यहाँ पर तब लेखक ने उसके सामने तो कुछ नहीं कह पा रहा था, पर मन में इतनी सारी बातें कर रहे थे लेखक। फिर सामने से लेखक ने पूछा कि ठीक है, चलो चलते हैं, लॉन्ड्री में डालते हैं। तो वो अतिथि ने पूछा कि लॉन्ड्री कहाँ पर है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि नज़दीकी है, चलो चलते हैं। तभी उनकी पत्नी वहाँ पर आती है और उनकी पत्नी पूछती है कि कहाँ जा रहे हो। तो उनके पत्नी को बताते हैं कि हम इनके कपड़े धुलवाने लॉन्ड्री में जा रहे हैं। तब उनकी पत्नी जो है वो एकाएक, उनकी पत्नी की आंखें जो एकाएक बड़ी हो जाती हैं। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। वह इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उनकी जो पत्नी की आंखें हैं वो एकाएक बड़ी हो गई, और इन्हीं आँखों की वजह से उन्होंने उनसे शादी की थी। और अब शादी के बाद इनकी आंखें जब भी बड़ी होती है तो उनके मन में क्या होती है, भय होता है उनके मन में। और कि भय होता है उनके मन में कि कुछ मतलब वो भय होता है कि वो गुस्से से ही ना बड़े आंखें करके देख रही है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा।
और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलबटे पड़ी, चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया है और चर्चा के विषय छुप गए हैं। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदार, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आँख मार मार कर हमने पुराने प्रेमिकों के भी जिक्र कर लिया है। अब एक चुपी है सौहार्द अब शैने शैने बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। यहाँ पर लेखक कहते हैं आशंका निर्मूलन नहीं थी कि अतिथि तुम जा नहीं रहे हो। शंका थी कि तुम जाने वाले हो पर निर्मूलन इसका हुआ नहीं कि तुम जाओगे। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े जो धुलकर आ गए थे अभी तो वो आने के बाद भी तुम यहीं पर हो। तुम्हारे जो भारी भरकम शरीर से तुम जहाँ पर बैठते हो वह चादर जो है वो जिस पर सलवटें पड़ गई थी वह भी अभी बदल दी गई है और तुम अभी तक यहाँ पर हो। और यह देखकर मेरे जो चेहरे पर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट जो धीरे धीरे जो है वो क्या हो रही है, फीकी पड़ रही है। और जो मैं तुम्हारे साथ हंस हंस के बात कर रहा था वो भी कम हो गई है। जो कल तक इस कमरे में हंसी के गुब्बारे फूटते थे अब वो भी खामोश हो गए हैं, चुप हो गए हैं। अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है यहाँ पर। और जो इससे तुम कल से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम जो है एक फिल्मी पत्रिका के जो पन्ने पलट रहे हो। यानी हम दोनों में अभी क्या हो गई है, खामोशी छा गई है। हम दोनों की बातचीत जो है वो कम हो गई है। और हमने अभी ये 2 दिन में जो है तीसरा दिन आज है और जो 2 दिन में हमने जो सारी बातें कर ली है, हमने परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदार, तबादले, पुराने दोस्त और सब, साहित्य, महंगाई, सब के बारे में बातें कर ली है। आखिरी हमने जो हमारे प्रेमिका के बारे में भी हमने आँख मार मार कर एक दूसरे से उनका जिक्र कर बातें कर ली है। अभी बात करने के लिए भी कुछ टॉपिक बचा नहीं है। ये अभी हम दोनों भी चुपचाप बैठे थे। अभी सौहार्द अब शैने शैने क्या हो रहा है कि बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। अभी बातें करने के लिए भी कुछ बचा नहीं है। और जो हमारी जो भावना है, मेरी जो भावना है वो क्या हो रही है अभी गालियाँ देने का मन हो रहा है या गालियाँ देने का वो स्वरूप ग्रहण कर रही है। पर तुम अभी भी यहाँ से नहीं जा रहे हो। तुमने ऐसा कौन सा अदृश्य गोंद जो है जो चिपकाया है तुम्हारे व्यक्तित्व पर चिपक गया है कि तुम्हारा मन जाने के लिए नहीं मान रहा है या तुम नहीं जा रहे हो। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये। मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ मैं। आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले आ रहे थे पर आ गए अपने यहाँ पर। अभी क्या हो रहा है कि सपरिवार के मन में यानी पूरे परिवार के मन में यह प्रश्न था कि यह अतिथि कब जाओगे। पत्नी ने तो यहाँ तक भी पूछा था कि ये कब तक रहेंगे या कब तक टिकेंगे। और उन्होंने कहा कि अभी मैं तो खाना ज़्यादा बनाने नहीं वाली हूँ, मैं तो बस खिचड़ी ही बनाने वाली हूँ। तब लेखक ने कहा ठीक है बना दो, हल्की रहेगी खाने के लिए। अभी जो सत्कार था, अतिथि सत्कार, वह बहुत कम हो गया था। अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। यहाँ पे लेखक मन में कहते हैं कि आज तो मेरे पत्नी ने अभी खिचड़ी बना दी है खाने में, अगर तुम अभी भी नहीं गए तो क्या हो सकता है कि जो तुम्हारे मेरे जो संबंध है वो एक संक्रमण के दौर से अभी गुजर रहे हैं। और अतिथि अगर तुम नहीं गए तो हमें क्या करना पड़ सकता है, उपवास भी रखना पड़ सकता है।
अब हम तुम्हारे लिए कुछ भी अतिथि सत्कार नहीं करेंगे और कुछ भी अच्छा अच्छा खाना नहीं बनाएंगे। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें हमारे घर में अच्छा लग रहा है। सबको ऐसे ही लगता है कि दूसरों के घर में रहना अच्छा लगता है, दूसरों का पुकट का खाना अच्छा लगता है, काम नहीं होता है, दिन भर गप्पे मारो बैठो खाओ, सभी को अच्छा लगता है। मुझे पता है तुम्हें भी अच्छा लग रहा है हमारे घर में, पर ऐसा नहीं चलता है। तुम हमारे घर में ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। मेहमान दूसरों के घर में ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। घर को होम स्वीट होम इसी वजह से कहा जाता है कि उसका स्वीटनेस कोई ना बिगाड़े। और तुम्हें और सामने वाले यानी जिसके घर में तुम रह रहे हो उसके अंदर भी शराफत होती है, नहीं तो वो तुम्हें फटाक से मुंह पर बोल देता है कि गेट आउट। ये भी एक वर्ड है, यानी वो बोल सकता है, ऐसा लेखक का यहाँ पर कहना है। अपने खर्राटे से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद पाँचवें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्वक निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। ये मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो अतिथि आता है उसके खर्राटों से रात भर जो गुंजायमान आवाज़ जो होती थी वह जो है वह अभी बस करो। हमने बहुत सहा, तुम जो खर्राटे ले रहे थे रात भर, 4 दिन से हम वो सह रहे हैं। और जो कल की जो किरण है 5वां दिन तुम्हारा यहाँ पर होगा, जो कल की सूरज की किरण उगेगी उसके साथ हम आशा करते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओगे। और यहाँ पर तुम घर लौटने का क्या करोगे, निर्णय ले ही लोगे। हम सम्मानपूर्वक तुम्हें कल भेजेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। लेखक क्या करते हैं कि हमारी अभी सहनशीलता जो है ख़त्म हो गई है, अब हम क्या करेंगे, स्टैंड नहीं करेंगे, हम यहाँ लड़खड़ा जाएंगे। लेखक कहते हैं कि मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है। लेखक कहते हैं कि अतिथि देवता होता है, ये बात मुझे भी पता है, पर हम भी मनुष्य हैं और मनुष्य और देवता एक साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। अगर देवता मनुष्य के साथ रहने लगा तो देवता का देवत्व खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जब देवता दर्शन देने आते हैं तो दर्शन देकर उन्होंने क्या करना चाहिए, लौट जाना चाहिए। तो तुम ऐसा करो अतिथि, तुम अब क्या करो, लौट जाओ। अगर तुम अभी लौट जाओगे तो तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा और यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे तो उसके पूर्व तुम लौट जाओ। यानी कि मन में ही उनको बहुत गुस्सा आ रहा था और ये बोल रहे थे कि हम भी मनुष्य हैं, हम में भी सहनशीलता है, हम कब तक चुप बैठेंगे, हम कब तक तुम्हें नहीं कहेंगे कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो अभी हमें कहने की ज़रूरत ना पड़े। तो यह अतिथि, उफ़, तुम कब जाओगे, ऐसा लेखक क्या करते हैं, मन में कहते हैं। तो अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।